हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। तो क्लास 9th साइंस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो तो चल रहा था, है ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम कुछ ऐसे चैप्टर भी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी बुक्स में पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन जो चैप्टर हम अभी अपने सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ने के लिए इन पॉइंट्स को पढ़ना या इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो जिसके लिए अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि मैटर क्या होता है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि मैटर किसे कहेंगे, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी मैटर है, आप खुद भी मैटर है। अगर हम एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो वायु भी एक मैटर है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और वायु मैटर क्यों है, इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को आगे भी हमें ऐसे ही डिटेल में पढ़ना है और हर एक टॉपिक के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि पहले कहा गया था, अर्ली फिलोसोफर्स ने कहा था कि कोई भी मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जबकि अब ऐसा नहीं है। ठीक है, मॉडर्न साइंस कहती है कि दो तरह का क्लासिफिकेशन है मैटर का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, जो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर की जितनी भी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके अलावा दो स्टेट और होती है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसर। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, मिक्सचर भी अलग अलग तरह के, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस में आ जाते हैं सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस में सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अभी जो हमारे सिलेबस में चैप्टर है उसमें जो है ये टॉपिक थोड़ा सा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या, ये टॉपिक है पूरा, जहां पर अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स भी हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए, तो यहाँ पर जो वहां पर नहीं है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये जो स्टेट्स है इनके बारे में नहीं दिया गया है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो, तो लास्ट लेक्चर में एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक, या हम कहें किसी भी मैटर जो है वो किससे बनेगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनेगा। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये पता है, जो टाइनी पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर के कोई भी मैटर बना है, इन्हें एटम्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। फिलहाल हम उन्हें एटम्स ना बोल करके पार्टिकल्स ही बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमने कहा कोई भी मैटर है, थोड़ा सा यहाँ पर इसे समझेंगे। हमने कहा कोई भी मैटर है, यानी कि कोई भी पदार्थ है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये किससे मिलकर के बना है, ये बना है पार्टिकल से मिलकर के। पार्टिकल से मिलकर के बना है, पार्टिकल्स कह देंगे। ठीक है, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो पदार्थ बना रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं, तो अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं, है ना। क्योंकि आप जितने भी अपने आसपास मैटर देख पा रहे हो या जो नहीं भी देख पा रहे हो, जैसे एयर है वो आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप जितने भी पदार्थों को देख रहे हो, चाहे वो आपके पास जो आपके आसपास रखा हुआ टेबल है, ठीक है, वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल के अंदर जो वाटर है, वाटर है, इसके अलावा एयर है, इसके अलावा और भी जो भी मैटर हैं आपके आसपास, अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सबकी जो स्टेट है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम टेबल की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट में है, अगर हम पानी यानी कि वाटर बॉटल के अंदर जो वाटर है उसकी बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में है, और अगर हम एयर की बात करें जो कि एवरीवेयर है, वो एयर कैसी है, गैसियस स्टेट में है। तो ये ऐसा क्यों है, ये कि जो ये सारे मैटर है वो अलग अलग क्यों है,
ऐसा क्यों है? ये होता है पार्टिकल्स की वजह से। इनके अगर जिसके पार्टिकल्स जैसे होंगे वो वैसा मैटर बनाएंगे, है ना। पार्टिकल्स अगर बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं तो वो एक कोई सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर वो बहुत दूर दूर है तो कोई गैसियस स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर वो थोड़ा बहुत पास है थोड़ा बहुत दूर है तो कोई लिक्विड स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी कि मेन बात डिपेंड करती है पार्टिकल्स पर जिससे मैटर बनता है। पार्टिकल जैसा होगा मैटर वैसा बनेगा। तो यहाँ पर हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो मैटर है इसकी मेनली तीन स्टेट है, ठीक है। कौन सी है वो तीन स्टेट? वो तीन स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, या गैसियस स्टेट जो भी बोलो, ठीक। तो तीन स्टेट है इसकी मैटर की। अब इन तीनों स्टेट, ये तीन स्टेट है यानी कि तीनों अलग अलग स्टेट होती है, तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है? अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब ये अलग अलग अवस्थाएं क्यों है? पार्टिकल की वजह से, क्योंकि इसके जो इनके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग तरह से अरेंज हुए हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने ये डिफाइन नहीं किया कि सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं या गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। अभी हम केवल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल से हम पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा मैटर बन रहा है, ठीक है। तो चलो पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिली, पार्टी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पार्टिकल के बीच में स्पेस है। दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इसे कहा जाता है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है ना, उनके बारे में बात हो रही है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। पहली चीज क्लियर है। दूसरा, आप देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच में इस तरीके से स्पेस है। अब यहाँ पर तीन चीजें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर आप इन तीनों मैटर को देखो, अब ये तीनों मैटर हैं, मैटर के स्टेट्स हैं, ये बने हुए हैं अलग अलग पार्टिकल से, ठीक, पार्टिकल। अगर आप इनके पार्टिकल्स देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स, तो आपको क्या इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है? लगभग ना के बराबर स्पेस है। वहीं अगर आप लिक्विड के पार्टिकल्स देखो तो क्या इनके पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है? हाँ, स्पेस तो दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप गैस के पार्टिकल देखो तो इनके पार्टिकल के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैसेस में, के बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम स्पेस होता है सॉलिड में। सबसे कम स्पेस किसमें होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो स्पेस की वजह से ये देखो तीनों अलग अलग स्टेट बना रहे हैं ना मैटर की, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात की, अब इससे रिलेटेड एक्टिविटी हम समझेंगे, ठीक है। हमने कहा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं जो कि काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। वी कैन डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट इन द वाटर, इट डिसअपियर एंड लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम, वेयर डिड द शुगर इन सॉल्ट गोज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने एक बीकर लिया, क्वेश्चन ये है कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में डाला वाटर, बीकर में क्या है? वाटर है, ठीक है। और उसका लेवल हमने मेजर कर लिया, वाटर का लेवल कितना था? इतना था, ठीक है। मान लो उसका लेवल हमने मेजर कर रखा है कि कितना इसका लेवल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? एक चम्मच, वन स्पून। तो एक चम्मच क्या डाल देंगे?
सॉल्ट या शुगर में से कुछ भी हम डाल देंगे। ठीक है, मान लो हमने 1 चम्मच सॉल्ट इसमें डाल दिया, अब हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट, तो ये जो सॉल्यूशन बना इसमें है क्या, इसमें है वाटर। दूसरी चीज क्या है इसमें, जो हमने इसमें अभी सॉल्ट डाला 1 स्पून, 1 स्पून सॉल्ट डाला। अब होना क्या चाहिए था, पहले हमने केवल वाटर ही वाटर रखा, वाटर का जो लेवल है वो हमने मेजर कर दिया। अब हमने इसमें सॉल्ट डाला तो ये सॉल्ट वाटर का एक सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब सॉल्ट डाल करके हम क्या कर लेंगे, इसको स्टिर कर लेंगे किसी चम्मच या किसी स्टिरर की मदद से। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो वाटर है इसका जो लेवल पहले था, जब वाटर ही वाटर था, उसका वो लेवल अभी भी है सॉल्ट डालने के बाद, जबकि सॉल्ट डालने के बाद तो लेवल को बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, है ना, सॉल्ट डालने के बाद लेवल को बढ़ना चाहिए था, लेकिन वाटर का लेवल बढ़ा नहीं, एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही रहा, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशन जनरली क्या होती है कि आप कोई भी लिक्विड है अगर आप उसमें कुछ डालते हो तो उसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हैं ना, लेवल बढ़ेगा। सेम तो नहीं रहेगा, ना ही कम होगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही लेवल जो है वो सेम रहना चाहिए, लेवल को बढ़ना चाहिए, है ना, ये एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वाटर का जो लेवल है वो एज इट इज रहता है, बढ़ता नहीं है। तो ऐसा किस वजह से, ऐसा इसीलिए कि जो वाटर है इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स यानी कि ये वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, वाटर क्या है, मैटर है ना, वाटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के। ठीक है, तो ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, फेज हैव स्पेस बिटवीन देम, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है स्पेस, और उस स्पेस में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के स्पेस में चले जाते हैं। तो यानी कि वाटर के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको सॉल्ट के पार्टिकल आ करके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल जब उस जगह को घेर रहे हैं यानी कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो लेवल वाटर का नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्या कभी नहीं बढ़ेगा, नहीं। जब हम इसमें सॉल्ट डालते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब है कि अब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट या सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। फिर भी अगर हम सॉल्ट डालते रहेंगे तो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि तब क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो सारा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा वाटर के अंदर। जब वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा यानी कि अब कोई खाली जगह नहीं बची हुई। अब हम इसमें और ज्यादा सॉल्ट डालते हैं क्योंकि अब खाली जगह नहीं है, और सॉल्ट डालते हैं तो वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अभी वाटर का लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर में छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सॉल्ट के पार्टिकल चले जाते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं, इस वजह से लेवल यहाँ पर राइज नहीं होता, बढ़ता नहीं है। ठीक है, चलिए, the level of water remains same as the sugar particles gets into the space between water molecules, therefore the level of water remains same। यानी कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वहां चले जाते हैं, जिस वजह से वाटर का जो लेवल है वो सेम रहता है, एज इट इज रहता है, कोई इंक्रीमेंट उसमें नहीं होता, यानी कि इंक्रीज वो नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया। ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप घर में भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब तक वाटर के अंदर खाली जगह है तब तक तो लेवल राइज नहीं होगा, लेकिन हमेशा खाली जगह थोड़ी ना रहेगी, है ना। वाटर लिमिटेड है तो लिमिटेड खाली जगह होगी, है ना। अगर उसमें बहुत सारा सॉल्ट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो लेवल जो है वो राइज होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक चेयर है ना, चेयर मान लो, या मान लो ये एक इस तरीके से स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पर्सन ए बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी कोई पर्सन है, यहाँ पर भी कोई पर्सन है, ये सारे स्पेस क्या है, ऑक्यूपाइड है। अब यहाँ पर एक खाली जगह ये बच गई है और हमारे पास एक पर्सन है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पर आ सकता है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो क्या लेवल राइज होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक और पर्सन है जिसको यहाँ पर बैठना है, ठीक है,
तो वो कैसे यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि अब तो उसकी जगह नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसे करेंगे एक्सटेंड, तो ये पर्सन जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब इसे क्या करना पड़ा, हमें बढ़ाना पड़ा, इसका लेवल जो है वो बढ़ा। पहले तो फिक्स था, इतना स्पेस था, इतने लोग आएंगे बैठेंगे, ठीक। लेकिन अगर और किसी को भी आना है तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के पास भी लिमिटेड स्पेस है, उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स आए, वहां बैठ गया, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब हम और सॉल्ट पार्टिकल डालते जाएंगे तो इतना सारा स्पेस तो वाटर के पास है नहीं। एक टाइम के बाद वाटर का जो लेवल है वो राइज होने लगेगा, क्योंकि अब उसके पास और ज्यादा एम्प्टी जगह नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा ये, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हर मैटर के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, नहीं, हर मैटर के पार्टिकल के बीच में नहीं होता, ठीक है। चलिए, क्लियर है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की, तो हमने ये देखा यहाँ पर कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, जबकि लिक्विड के बीच में थोड़ा और स्पेस होता है। लेकिन बच्चों सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता, बहुत कम, ना के बराबर। लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, गैसेस के पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, मूवमेंट। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। दिस सजेस्ट दैट दे पॉजेस सम एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जिससे ये पता चलता है कि वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? मूव करने की एनर्जी, और उसे क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मूव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। चलिए, as the temperature rises the kinetic energy of the particle increase and hence particle move faster। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर, पार्टिकल्स उतने ज्यादा फास्टर मूव करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं? तो देखो, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो हमने फ्रिज में कोई सब्जी रखी, हमने खाना बनाया और वो हमने रात को उसको फ्रिज में रख दिया, ठीक है। जब उसको फ्रिज में रखते हैं और सुबह उसको फ्रिज से निकालते हैं, ठीक, तो अब हमें खाने के लिए उसे दोबारा गर्म करना पड़ेगा, इतना ठंडा तो हम खाएंगे नहीं। तो अभी जब वो ठंडी स्टेट में है, यानी कि जब भी हमने उसको तुरंत फ्रिज से निकाला है, अब आप क्या कीजिए, उस सब्जी को स्मेल कीजिए। तो क्या आपको कोई स्मेल आएगी सब्जी की? ऐसे तो नहीं आएगी। और आपको आएगी भी तो आपको बहुत पास जा करके उसको उसको स्मेल करना पड़ेगा, फिर जा करके आपको सब्जी की स्मेल आएगी, ठीक। वहीं अगर आप उस सब्जी को गैस पर रखते हो, उसे हीट करते हो, गर्म करते हो, फिर आप देखते हो कि आप काफी दूर भी हो तो भी जो है सब्जी की खुशबू आने लगती है, आती है, आने लगती है। तो ऐसा किस वजह से? ऐसा टेम्परेचर की वजह से है। जब वो फ्रिज से निकाली तो उसका टेम्परेचर कम था, अब हमने उसको गैस पर हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने पर जो स्मेल आ रही है वो क्या है? वो पार्टिकल्स ही तो हैं। उन पार्टिकल्स की मूवमेंट भी अब बढ़ गई है, तो दूर दूर तक स्मेल आ रही है। जैसे आप घर में पूजा करते हैं तो आपने अगरबत्ती या धूप देखी होगी ना, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब वो अगरबत्ती ऐसी रखी रहती है तो क्या उसकी स्मेल पूरे कमरे पे आती है या पूरे घर में फैलती है स्मेल अगरबत्ती की? नहीं फैलती ना, जब तक हम उसको जलाएं ना। जब वो नॉर्मली रखी हुई है तो उसकी स्मेल नहीं आती, तभी आती है हमें उसके बहुत पास जा करके उसको स्मेल करना पड़ता है, फिर जा करके हमें उसकी स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको जलाते हैं, हीट करते हैं, जलाते हैं, तो जैसे ही हम उसको जलाते हैं
उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो इतने फास्टली मूव करते हैं कि कुछ ही मिनट में उसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। तो ऐसा किस वजह से? एक तो डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स जो है पूरे डिफ्यूज हो गए हैं पूरे रूम में, पूरे घर में। दूसरा टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा तो उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनकी मूवमेंट भी बढ़ी, और वो जो है पूरे रूम में या बहुत किलोमीटर दूर तक भी क्या करते हैं, उसकी स्मेल आती है ना, क्योंकि पार्टिकल इतने दूर तक चले जाते हैं। किस वजह से? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई, नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं, और जिस मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मूवमेंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अगला है, हाउ डज द स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द होल रूम? तो वही है, इस तरीके से आपने इंसेंस स्टिक देखी है, अगरबत्ती देखी होगी, तो जब ये जल नहीं रही तो इसकी स्मेल जो है कहीं पर भी नहीं आएगी, आपको बहुत पास जाकर के इसकी स्मेल को, स्मेल मतलब इसको सूंघने के लिए इसके बहुत ज्यादा पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपको थोड़ा बहुत इसकी स्मेल आएगी। लेकिन जैसे ही आप क्या कर लेते हैं, जैसे ही आप इसको जला लेते हैं, इस तरीके से जला लेंगे, तो जैसे ही आप इसको जला लेते हैं, यानी कि इसका जो है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी स्मेल जो है काफी दूर दूर तक चली जाएगी। ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम, यानी कि पूरे घर में भी इसकी स्मेल फैल जाती है। ठीक है, तो चलिए वही यहाँ पर लिखा गया था, पार्टिकल्स ऑफ हॉट, यानी कि आफ्टर लाइटिंग इट इंसेंस स्टिक पॉजेस लार्ज काइनेटिक एनर्जी, लार्ज काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड डिफ्यूजेस इन एयर रैपिडली एंड रीच सेवरल मीटर्स अवे, और बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी ये क्या होती है, डिफ्यूज हो जाते हैं इसके पार्टिकल कई मीटर दूर तक। एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर, हेंस द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक रीचेस अस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, पार्टिकल और फास्टर मूव करते हैं, जिस वजह से ये स्मेल जो है हम तक रीच कर जाती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्मेल है ये है कैसी, यानी कि यहाँ पे रियल में तो क्या है, ये जो पार्टिकल्स ही तो हैं, इसके इसके पार्टिकल्स ही तो हैं, इसके पार्टिकल्स इतने दूर तक ट्रेवल कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। क्लियर है? चलिए, तो नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स काम क्या करती है? ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास में लाती है, जिससे कि एक प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि शेप मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इसके पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा हाईली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका एक प्रॉपर शेप है। ऐसे करने पर इजीली ये टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। ये फोर्स काम क्या करती है? ये फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की, ये जो है मैटर टू मैटर डिपेंड करती है। जैसे कुछ मैटर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर हम एक लोहे की कोई कील ले लें, है ना, कील होती है हमारे पास, पता है ना हमें, आयरन नील, क्या लिया हमने? आयरन नील। तो आयरन नेल को ऐसे करेंगे तो टूट जाएगी क्या? है ना, हमसे तो नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, शॉर्ट में FOA लिख देंगे,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसे हम तोड़ नहीं सकते। अब ये एक सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है ये, ठीक है। अगर हम चौक की बात करते हैं, चौक, चौक आपने सभी ने देखी है ना, स्कूल में देखी है चौक। अब अलग अलग कलर की भी चौक आती हैं, चलो चौक हमने देखा है, तो चौक भी सॉलिड ही है, दोनों ही क्या है, सॉलिड है। दोनों की स्टेट की अगर हम बात करें तो दोनों ही सॉलिड स्टेट में है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो चौक को अगर आप इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करो तो बहुत इजीली टूट जाती है। यहां तक कि कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते लिखते ही चौक टूट जाती है। दोनों ही सॉलिड हैं, लेकिन दोनों के पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है। जिन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो बहुत टाइटली एक दूसरे से हेल्ड होते हैं और उन्हें हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ऐसे पार्टिकल जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि उन्होंने एक साइज शेप मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिस वजह से इन्हें आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड के पार्टिकल का और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसेस के पार्टिकल के बीच में। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, आपको समझ आ गया होगा, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज हमने मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, बाकी इसी को ही आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।